पास अनुभवों की एक लंबी थाती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं संस्कृति का वो स्वरूप देख रही हूँ जिसको मैं रोज प्रतिदिन अपने श्रोताओं के सामने पेश करती हूँ और उसकी नजर होने के कारण लोक संस्कृति का एक ऐसा अथाह समुंदर है मेरे सामने जिसके जरिए पूरी वो परंपरा दिखती है, उसका वो कुपक्ष भी दिखता है जिसकी ओर अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि सबसे पहले कहीं ना कहीं जो परंपरा चली आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर परंपरा को भी संपूर्णता के साथ नहीं देखा जाता, यही माना जाता है कि परंपरा अच्छी होती है। सच ये है कि हमारे पूर्वज और पुरखे बड़े सयाने थे, जो परंपरा जिस समय के हिसाब से अच्छी लगी उसको अपनाया और पुरानी जो ऐसी परंपरा जिनसे किसी का लंबे हित में कहीं समाज का लाभ नहीं होना था, हमारे पूर्वजों ने उन परंपराओं को भी छोड़ा, नई को जोड़ा। और यही परंपरा है, क्योंकि पर यानी जो हो गया और परा दूसरा यानी जो अतीत भविष्य दोनों को समेट के आगे बढ़ती है, वही परंपरा है। इसलिए नई चीजें, अच्छी चीजें जुड़नी चाहिए। उनमें से एक यही अनुभव जो मैंने अपने लोकगीतों के चयन में देखा, एक सहज जिज्ञासा जगती थी कि बचपन में यहाँ पर हमारे सामने लोक संगीत की बड़ी मैं कहूँगी कि बहुत सुंदर उनके पास एक संकलन है, बहुत अच्छा गाती भी हैं हमारी आदरणीय इस समय मृदुला जी, इस समय माननीय राज्यपाल गोवा हैं, उनसे बहुत पुराना करीब 20 वर्ष पुराना सानिध्य है। मैंने खूब सुना है उनको, सड़क पे रास्ते में जा रहे हो वो गा रही हम गा रहे हैं, वैसा भी रहा है। लोक संगीत के समंदर में लड़की को समर्पित या सोच करके लिखा गया एक भी सोहर नहीं मिलता। अब आप ये पूछेंगे कि सोहरों का इतिहास कितना पुराना है, तो ये उतना ही पुराना है जितना आप सोच सकते हैं, 3000-4000 वर्ष पुराना भी हो सकता है, क्योंकि संस्कृत और लोक भाषा की धारा सदा साथ चली, हिंदी तो अभी आई है 100 वर्ष में। इन आंचलिक भाषाओं में सिर्फ पुत्र के ही जन्म को उत्सव मनाए जाने वाले गीत अपने आप बहुत कुछ कह देते हैं और हर आदमी अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करता है। तो मैंने पहला काम यही किया कि बिटिया का सोहर रचा। ये मेरी बेटी है, अभी बोल रही थी यहाँ डॉक्टर अनन्या, तो बेटी के जन्म दिन पर ही मैंने 2 वर्ष पहले जब गई हार्वर्ड, तो मैंने उस सोहर को रचा। मिथिला मगन भैयाज सिया को जन्म भयो, सुनैना के हर्ष आकार सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो, सुनैना के हर्ष आकार सिया को जन्म भयो। अरे झगड़े न उनिया बिगड़े न उनिया, झगड़े न उनिया बिगड़े न उनिया, मांगे रे सोने का हार सिया को जन्म भयो। अरे मांगे रे सोने का हार सिया को जन्म भयो। मुदित जनक, कितने गाने सुन चुके हैं जिसमें दशरथ मगन होकर के राम का जन्म मना रहे, भाई काहे नहीं जनक। मुदित जनक मोहरे लुटावे, मुदित जनक मोहरे लुटावे, बाटे रे अरे बाटे रे गैया हजार सिया को जन्म भयो, सुनैना के हर्ष अपार सिया को जन्म भयो। कई अंतर है इसमें। कहने का उद्देश्य एक अपने जीवन की जीती जाती घटना से जोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने कार्यक्रम में जरूर इस घटना को जोड़ के गाती हूँ। मेरा जन्म हुआ कन्नौज में और पिताजी हमारे डॉक्टर हैं, तो कानपुर में पोस्टेड थे, कन्नौज हमारा ननिहाल था। माँ गई थी मामा के ब्याह में और हम तय तिथि से 20 दिन पहले हो गए। तो 20 दिन पहले जन्म हुआ, तो जैसा होता आनंद फानन में व्यवस्था की गई हुई, सब कुछ हुआ। पिताजी को खबर लगी, कानपुर से पहुंचे कन्नौज, 3-4 घंटे में पहुंचे और पहुंचते ही आकर के उन्होंने
वो चाची कहते थे अपनी सास को, मतलब हमारी नानी को। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि दामाद यदि ससुराल में यदि अपने आए, जचगी मतलब यदि लड़की के अपने मायके में हो रही है, वैसा आप स्वरूप मानिए। मामा की शादी थी तो पूरा खानदान रिश्तेदार सब जुटे हुए थे। तो हमारे पिताजी तो ऐसे ही डॉक्टर्स प्रोग्रेसिव होते हैं, डॉक्टर वो आए और बोले, अरे चाची बंदूकें छुड़ाएगी ये बिटिया भाई। ये 66 का किस्सा बता रही हूँ, कन्नौज का, अपने जन्म का। तो अब दामाद को नानी के मुंह से कुछ कह डाले, आज भी नहीं कह सकते, उस जमाने में तो कोई नहीं। तो उन्होंने ऐसे मुंह बनाया और अपनी बाकी सब सबसे छोटी अपनी बेटियों से कहा, हमारी माँ से भी नहीं कहा, अरे भरी जाए ये तो बिटिया पे बिटिया भाई, ऊपर से गांव भर में देखो बंदूकें छुड़ाने के कह रहे हैं, जैसे पगड़ाए गए सब कहिए कि गांव में तो सबने खबर पिताजी तक पहुंची कि भाई वो कह रहे हैं कि बहुत हंसी उड़ेगी कि मतलब पहले बेटा ये तब है जब हमारे बड़े भाई हो चुके थे, भाई पर बिटिया और फिर बिटिया तीसरी, यानी हम बिटिया हुए कि बिटिया पे बिटिया हुई है। और ऊपर से कह रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में कन्नौज में ढिंडोरा पिटवाना क्या कि गोली चलाने की इसमें कौन बात है, हो गई बिटिया। तो पिताजी ने हमारे यही कहा कि चाची किस जमाने में रह रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और जिला अस्पताल का डॉक्टर हूँ, रोज 300-400 मरीज देखता हूँ, रोज एक ना एक बूढ़े माँ और बाप को बीमार देखता हूँ, ब्याह भी जाए तो सेवा करने के लिए, दवा खिलाने के लिए बगल में बेटी ही बैठी होती है, लड़का खाली मनी ऑर्डर भेजता है। उस दौर की बात बता रही हूँ, तो कहने की जरूरत नहीं कि हम लोग बड़े खुले मन से पाले गए, बढ़े और जागरूकता भी थी। लेकिन ये कितने लंबे अनुभव में आज मुझे लग रहा है इससे सुंदर कोई अवसर नहीं हो सकता था, क्योंकि उधर बेटी है तो इधर मेरी सास जी बैठी है। तो ये मैं कुछ बात जरूर यहाँ पर एक ऐसी कहूंगी जिस पर कि समस्याओं के ऊपर आप लोगों ने जरूर उंगली उठाई है। निराकरण कैसे हो मैं आपको बताऊं। हम जब कहते हैं सशक्त बनाए बालिका को, शिक्षा से बनाए, स्वस्थ उसको बना करके बनाए, उसको एक पहचान देके बनाए, नहीं, मुझे लगता है जिस दिन बेटी को आपने एक मानसिक आजादी दी थी कि उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठ रही हैं, जिस दिन आपने बेटी को मानसिक बहुत सारी वो जंजीरों से, एक मेंटल ब्लॉक से वो कैद है, उससे आपने जिस दिन कैद करा दिया, वो लड़की को आपने उस दिन सशक्त बना दिया। मैं क्यों कह रही हूँ, 27 बरस होने वाले हमारे प्यार को, 26 बरस हो गए, हम अपनी सास को दूध का एक गिलास भी नहीं पिला पाए, अम्मा के सामने बोल रहे। और मैं अभी अम्मा से परसों कहती कि अम्मा दूध और दाल, एक कटोरी दाल को आप अपना दिनचर्या बना ले। और हमारी सास में साक्षात अन्नपूर्णा कहती हूँ, क्योंकि जो रहा होगा वो जानेगा कि शायद ईश्वर को तो हम लोगों ने सुना है कि अन्नपूर्णा देवी थी, साक्षात अपनी सास को ही मैंने अन्नपूर्णा के रूप में पाया है कि जादू की तरह से वो 100 लोगों को खाना एक साथ खिला सकती हैं। और वो खा के आया हो तब भी इनके यदि इन्होंने कह दिया तो ना खा के जाए, इसकी चर्चा दूर दूर तक होती। इतने खिलाने में प्रवीण है, लेकिन खाने में जब हम नहीं दूध पिला पाए तो आप समझ रहे हैं ये जो एक संकोच है, मैं मानसिक कहूँगी, क्योंकि कभी नहीं पिलाया गया, शायद माँ ने ही नहीं कभी पूछा होगा। और जिन बेटी का जिक्र कर दी, शायद अम्मा उस प्रकार की बेटी रही होंगी जो कि दूध लेके अपने भाई को पिलाने जाती हूँ, लेकिन कभी नहीं कहा गया होगा पियो। और मैं बड़ी आपको मनोरंजक एक चीज से जोड़ूं कि इच्छा कैसी चीज होती है। नया नया ब्याह हुआ, रोज पिक्चर देखने का मन कर, पति देव प्रशासनिक अधिकारी बोले दुनिया भर की पिक्चर खुद रोज देख कर तो पिक्चर देखने की बात करती हूँ। 10 साल का 25 में बदले, आज टेबल से अपटर्न, रोज पति देव कहते हैं पिक्चर देखने चलो, पर इच्छा मर चुकी है। ये इच्छा मरने की बात है। अब इच्छा लड़कियों को ऐसा नहीं कि उन्होंने मन को मार लिया है, अब वास्तव में इच्छा नहीं होती कि हम अपना कैसे सब लोग खा ले, हमने खा लिया, उनने दूध पी लिया, भैया ने दूध पी लिया, समझ लिया हमने दूध पी लिया। ये सदियों की मानसिक हर लड़की के मन में पहले दूसरा और फिर अपने को रखना, ये एक ऐसी भावना है कि आज इन्होंने एक बात कही कि हमारी सास ने हमसे कहा कि तुम्हें जब भूख लगे खा लेना, हम भी करते हैं। यदि वो ये ना जोड़ती, वो समझदार है जो उन्होंने जोड़ा कि हम भी करते हैं, तब जाकर इनको बल मिला के अच्छा ठीक है उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो भी करती है। लेकिन मुझे मालूम है कि आज हम लोग आजाद हो गए, बहुत सालों का अनुभव है। नई नई शादी में हम लोग कितना डरते थे, सब कुछ आते थे कि भूख लगी तो खाए ना, 50 व्रत लाद दिए गए, मन हो कि ना हो, लेकिन तब भी कोई देख ना लेके चोरी से खा रहे, हालांकि हमने सब व्रत किए हो करते हैं।
यदि नहीं इच्छा है तो दबाव क्यों? ये कई प्रकार के मानसिक दबाव जो मुझे लगता है पीढ़ियों से है, उनसे जिस प्रकार हम जिस दिन आजाद करा लेंगे, तो मैं बता दूं भैया, आदमी नहीं, ये औरत ही आती है कहने के लिए कि हमको लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। क्योंकि तानों से पुरुष को नहीं रूबरू होना पड़ता है, सारी ताने बहुओं को सुनने पड़ते हैं कि लड़का जना, जबकि साइंस जानती है कि उनके दुल्हे के कारण हो रहा है, लड़की हो रहा है कि लड़का हो रहा है। लेकिन औरत आकर के पहले कहती है हमें बेटा चाहिए, बिटिया नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब प्रपंच, वो सब बंधन चाहती ही नहीं। वो तानों का शिकार स्वयं अपने स्वार्थ के लिए चाहती है कि लड़का हो। और दूसरी बात समाप्त कर रही हूँ कह के, जो आपने एक्ट की बात की, मैं टेक्निकलिटीज में तो नहीं जाती हूँ, डॉक्टर्स ने बात कही, मैं पिता मेरे डॉक्टर और बिटिया भी डॉक्टर है, आप बताना भूल गई थी, शी इज अ डॉक्टर। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान टिका इसीलिए है कि आज भी बहुत बड़ी आबादी है जो दबाव में नहीं आती, नेता हो चाहे अफसर हो, चाहे हमारे जैसे कलाकार, जो पैसा मिलता है तो भी अश्लील गाने नहीं गाएंगे। तो ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है, दबाव में कैसे आ जाएंगे? ये इसको एक्ट से रोकना ही क्यों पड़े? मैं उस पक्ष को रखूं, आप डांटिए, आप फटकारें, आपने तो बड़ा नोबल तरीका निकाला। यदि कोई कहता है तो उसको फटकारें, भगा भी जाओ, बिल्कुल वापस मत आना। लेकिन दबाव में आप आ रहे हैं यानी आप कमजोर हैं, और देश अभी चल रहा है क्योंकि कमजोर व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कमजोर पुल बनाने वाला, घूस खाने वाला इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो रेप करने वाला ओला का, कैब का कोई भी ड्राइवर हो, वो संसार का, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो हमारे आपके बीच में घर के लड़के बच्चे तो डॉक्टर बनते हैं। मैं तो उसी परिवार की सेतु हूँ और बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं, मतलब मेरे डॉक्टर दोनों उसी लिंक से मैं कह दूँ, कहीं ना कहीं संबद्ध हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स को इसलिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनके पास एक बारगी ये क्षमता नहीं है कि मरते हुए रोगी को बचा ले, क्योंकि भगवान वो नहीं है, वो अपना बेस्ट करते हैं। लेकिन लड़की है और इस वजह से उसकी भ्रूण हत्या कर देना